करें शुरू। करें। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एसयूसीआई के लोकसभा प्रत्याशी इंदौर शहर से श्री अजीत सिंह पवार। अजीत सिंह पवार जी की जो उम्मीदवारी है वो इस लिहाज से और भी ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे अक्षय कांति बम, उन्होंने अंतिम वक्त में अपना नाम वापस ले लिया और जिसके बाद विपक्ष का एक तरह से देखा जाए तो जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद एसयूसीआई के श्री अजीत सिंह पवार मैदान में डटे रहे। उन्हें कई प्रलोभन दिए गए कि वे मैदान से हट जाएं, लेकिन वे किसी भी दबाव में झुके नहीं, डिगे नहीं और उन्होंने अपनी पूरी दृढ़ता का परिचय देते हुए इस वक्त वे जोर शोर से प्रचार अपना कर रहे हैं। आज ये मौका मिला हमें उनसे बात करने का, ताकि इंदौर के मतदाताओं को हम उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कामों के बारे में बताएं। अजीत सिंह जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और इंदौर में आप कब से हैं? मेरी शिक्षा दीक्षा इकोनॉमी और मैंने एमए और एमकॉम जीवाजी यूनिवर्सिटी से की है, एमए पॉलिटिकल साइंस। और इंदौर मेरी कर्मस्थली रही है और मैं छात्र संघ में एआईएफ स्टेट प्रेसिडेंट भी हूँ और एसयूसी पार्टी का मेंबर भी हूँ और आज से प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव। आपने जब उम्मीदवारी का अपना फॉर्म भरा था तो चूंकि उस वक्त कांग्रेस भी थी, बीजेपी के साथ दोनों से मुकाबला था, तो आपने क्या किस उद्देश्य से आप मैदान में आए? हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पूरे देश भर में 151 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ रही है, 19 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। और ये इस मांग को लेकर ही और साथ साथ में ये हमारा दृढ़ मत है कि कांग्रेस और बीजेपी इस देश की जनता और इस देश के मेहनत कशों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इस देश के पूंजीपति वर्ग को रिप्रेजेंट करते। और मैंने पहले भी बताया, ना हम एनडीए गठबंधन में रहे ना हम इंडिया के साथ रहे, हम दोनों को ही एक मानते हैं कि दोनों ही पूंजीपतियों के लिए ही अभी काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों के लिए। ऐसे में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता की मांगों को लेकर चुनाव को एक संघर्ष का मैदान बनाएं। अभी आप देखिए, बिजली, पानी, इलाज, राशन, सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी को सौंपी जा रही है और इसको रोकने के लिए भी जिस तरह का विपक्ष को काम करना था वो भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं साफ समझ में आता है कि दोनों इस मामले में सहमत ही, इनकी आर्थिक नीतियों में सहमत है। ऐसे समय में बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, शराब नशे के खिलाफ, महिला पर जो अपराध बढ़ रहे हैं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का एक जज्बा हम लोगों ने दिखाया और उसी को ही इस चुनाव में ही हम लोग चाहते थे कि जनता की मांगों को लेकर चुनाव लड़ा जाए। और इसी मांग को लेकर ही हम इस लोकसभा चुनाव में इंदौर के साथ साथ 151 सीट्स पर चुनाव लड़ा। जैसे कि आपकी पार्टी का नाम है सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की लगभग आपकी पार्टी की भी विचारधारा वही है, समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म। लेकिन इसके बाद भी सीपीएम और सीपीआई जो दोनों इंडिया गठबंधन के सदस्य बने और उन्होंने मिलकर कांग्रेस के साथ संयुक्त विपक्ष के रूप में चुनाव लड़ना स्वीकार किया। तो मुझे एक बात बताइए कि एक तो एसयूसीआई इंडिया ब्लॉक के अंदर क्यों शामिल नहीं हुआ, और दूसरा ये कि एसयूसीआई, सीपीआई और सीपीएम इन दोनों से किस तरह से अलग है? एसयूसीआई, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारा साफ मानना है कि ना इंडिया और ना एनडीए ये देश की आम जनता की मांगों को लेकर और उनको लेकर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिन पर उम्मीद थी कि लोगों को लेकर, लोगों की मांगों को लेकर आंदोलन करते रही है वामपंथी पार्टी। लेकिन आप पिछले एक लंबे समय से देखिए, कहीं ना कहीं वामपंथी पार्टियों ने आंदोलन का साथ छोड़ा है और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का ही दामन पकड़ा है। हमारा कहना यह है कि आंदोलन के बीच में इलेक्शन है और इलेक्शन सब कुछ नहीं। इस पर हमारे मतभेद भी हैं, इस पर हमारी एक उनसे वैचारिक भिन्नता भी है। लेकिन जब सवाल आया कि किसके साथ जाएंगे,
तो आप देखिए बीजेपी को तो आप फासिस्ट मानते हैं, बीजेपी को आप पूंजीपति वर्ग की पार्टी मानते हैं, बीजेपी या सत्ता में उसके खिलाफ में तो आप जाएंगे। लेकिन क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं रही? क्या कांग्रेस ने अपने अपने समय में वो फासिस्ट स्टैंड नहीं लिए जो आज के समय में बीजेपी ले रही है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए काम कर रही है? आप इतिहास उठा के देखेंगे तो पूरा उल्टा है। लेकिन चूंकि आज कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है और उसी को मजबूत करने के लिए भी वामपंथी चले जाएंगे, तो ये वामपंथी विचारधारा की तरफ से तो वामपंथी विचारधारा में एक खालीपन है। इसके चलते ही वो लोग इंडिया के साथ गए। रही बात इंदौर में अच्छी बात हुई कि सीपीआई ने खुलकर हमारा समर्थन किया और इस समर्थन के साथ में वो हमारे साथ में है कि कम से कम इस समय में जो आंदोलन का झंडा उठाए हुए उनका साथ देना चाहिए। लेकिन उल्टा देखिए सीपीएम जो देश भर में डेमोक्रेसी की बात कर रही है, यहाँ पर जब बीजेपी का कैंडिडेट मैदान में है और कांग्रेस का नहीं है तो वो भी नोटा की बात है। वहीं पर आप देखिए इन्हीं के नेता बंगाल में अलग जगह पर कई कांग्रेस का बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, कई टीएमसी के खिलाफ में बात कर रहे हैं। आप बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़ सकते हैं, बंगाल में टीएमसी की खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन जब वही टीएमसी जो बंगाल में फासिस्ट है, बंगाल में सारी जो जनता के विरोध में जो नीति अपना रही है उसके खिलाफ में आप वहाँ पे खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन जब वो इंडिया ब्लॉक में आ जाती है तो आपसे साथ में सहमति बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमें साफ तो करना पड़ेगा कि हमारा वामपंथी होने के नाते स्टैंड क्या होगा। एसयूसीआई ने अपना स्टैंड साफ किया, ना हम इंडिया के साथ जाएंगे, ना हम एनडीए के साथ जाएंगे। हम इनके खिलाफ में आम जनता के बीच में रहेंगे और आम जनता के आंदोलन को संचालित करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप मेरे को एक बार और बताइए कि आपकी ये जो पॉलिटिकल लाइन है ये सीपीआई और सीपीएम से किस तरह से अलग है? मतलब आप किस चीज़ पर ये कह के इन दोनों पार्टियों से अलग अपने आप को बता सकते हैं? कौन सी एक बात या दो बात आप बताएंगे कि हम इसलिए इन दोनों पार्टी से अलग हैं? मूल बात है, हमारा पहले से ही मानना ये था कि अगर विपक्ष में होना था, अगर विपक्ष के सामने में जाना था तो ये लेफ्ट फ्रंट को डेवलप करना चाहिए था देश में। सारी लेफ्ट पार्टियाँ जो भी बीजेपी के खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ हो सकती है, इन दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ आम जनता की मांगों को लेकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तरफ जाना चाहिए। हमारा शुरू से ही ये स्टैंड है और जैसा कि अभी मैंने बताया कि किन किन कारण से हमारा डिफरेंस था, लेकिन इन मामलों में, इन तमाम मामलों में हमारी सहमति ना तो सीपीएम के साथ है ना सीपीआई के साथ है और तमाम और पार्टी के साथ नहीं है। हमारा ये कहना था अगर आज की तारीख में जनवादी आंदोलन इकट्ठा होता, जनवादी आंदोलन को अगर हम संचालित करते वामपंथ के नेतृत्व में, वाम पार्टियों के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं हम तीसरा विपक्ष जनता को दे सकते थे, जो कि वाकई में होता है और जिसको होना भी चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के साथ जाकर ये नहीं हो सकता, और जबकि उनका कहना था कि आज के समय में कांग्रेस के साथ जाकर ही हो सकता है। यहाँ हमारा पॉलिटिकल डिफरेंस था और हमेशा हमने ये ऑप्शन भी लिया था कि अगर हम सब मिलके एक थर्ड फ्रंट इकट्ठा करते हैं और उसको हम आंदोलन के रूप में और इलेक्शन में उसको अगर हम सामने रखेंगे तो लोगों के सामने एक ऑप्शन बहुत अच्छा होगा कि लड़ने वाले लोग और जो इनके खिलाफ आंदोलन अभी तक जिंदगी से संचालित करते रहे वो इकट्ठा होकर एक हमें एक विपक्ष के तौर पर सामने दिख रहे हैं। जब ये शर्त उन लोगों ने नहीं मानी तो हमने जनता के सामने कहा कि असली विपक्ष हम। लेकिन जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी भी बताते हैं कि लगभग 17 से ज़्यादा अलग अलग, तो आप मतलब ज़्यादातर कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ब्लॉक में वैचारिक रूप से मतलब इंडिया ब्लॉक के पक्ष में जो बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उनका कहना है कि पहला हमारा जो शत्रु है इस वक्त ये फासिस्ट ताकत है, पहले हम सब देखिए इसको पराजित करेंगे। तो इसमें आप चूंकि कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि चूंकि आप मगर इंडिया गठबंधन के खिलाफ अगर चुनाव लड़ते तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम लेफ्ट फ्रंट का एक साझा मोर्चा बनाना चाहते हैं, लेकिन जब ज़्यादातर लेफ्ट फ्रंट की पार्टीज इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, आप उनसे अलग होकर तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं हम इसमें फासिस्ट ताकतों की मदद कर रहे हैं? फासिज्म को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग में भी लगता है। फासिज्म को एक अकेली पार्टी नहीं करती, फासिज्म पूंजीपति वर्ग लाता है और पूंजीपति भी चाहता है कि फासिज्म लाया जाए। फासिज्म असल में क्रांति को होने से रोकने का ही एक बुर्जुआ मतलब बुर्जुआ का एक तरह से एक हथियार है कि इसको रोका जाए, क्रांति को रोका जाए। क्रांतिकारी धारा में जिस तरह से
सत्ता आगे जाएगी इसको रोकने का एक वो ये पार्टी नहीं लाती, वो पूंजीपति वर्ग लाता है। इस बात की जो अंडरस्टैंडिंग सीपीआई सीपीएम की होनी चाहिए और तमाम वामपंथी पार्टियों की होनी चाहिए। जहाँ ये स्टैंड है, मैं नहीं मालूम कि और कितना है। हाँ, जनसंघर्ष के माध्यम से आपको साफ करना पड़ेगा कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है और कांग्रेस कहीं से कहीं तक भी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है जो डेमोक्रेसी की बात करती रही है, जिसने जो सत्ता में जब आई कांग्रेस उसने उन तमाम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नकारा, खारिज किया, खत्म किया, चाहे वो इमरजेंसी का टाइम हो, सिख दंगे हो, इवन जिस बीज को आज बीजेपी काट के पेड़ बना रही है, जो सांप्रदायिक बीज बोया गया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं बोया था। जो मंदिर के ताले खोले गए उस समय, बाबरी मस्जिद के जो ताले खोले गए, तो ये सारी चीजें करने में तो कांग्रेस ने साथ ही दिया। और वही वामपंथ, यही सीपीआई सीपीएम तमाम पार्टी 74 में कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जब इनके नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के गुंडे, कांग्रेस की सत्ता मार रही थी, पीट रही थी, उसके खिलाफ में ये लोग लड़े। उसके खिलाफ में तब भी वामपंथी संयुक्त मोर्चा ही बनाया गया। इसके बाद में भी तमाम कई ऐसे मौके आए जिनमें इन्होंने बोला कि हाँ, कांग्रेस भी निरंकुश शासन की तरफ बढ़ रही है, जिसका इतिहास अनडेमोक्रेटिक रहा है। जिस कांग्रेस का, उसका आप पीछा कैसे साथ कैसे दे सकते, किस आधार पर दे सकते? यही तो पॉलिटिक्स और यही तो चर्चा बातचीत की जरूरत थी। हमारा साफ कहना था कि बीजेपी में जब आप अंतर नहीं कर रहा था, कांग्रेस में भी मत कीजिए। कांग्रेस जब सत्ता में रही वही कर रही थी जो आज बीजेपी कर रही है, बीजेपी सत्ता में जब आ रही है वही कर रही है जो उसको आज करना चाहिए। हम दोनों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे की पहल में थे। यहाँ पर फांसीवाद की जो समझदारी है, हमारा मानना है कि अगर उनकी सही समझदारी होती तो ये वाम मोर्चे को ही ताकतवर करते, ना कि एक बुर्जुआ पार्टी। तो आपको क्या लगता है जो वामपंथी एकता की जो राह है उसमें रोड़ा कौन? वामपंथी समझदारी रोड़ा है, वामपंथी समझदारी, वामपंथी समझदारी। हम कहते हैं हम एक रेवोल्यूशनरी पार्टी है और हम रेवोल्यूशन के प्रति समर्पित हैं। सीपीआई सीपीएम और तमाम वामपंथी पार्टी में जो भटकाव है वो कहीं ना कहीं एक सुधारवाद की तरफ चला गया। अगर इस सुधारवाद से वो मुक्त होती है तो जाहिर सी बात है सशक्त आंदोलन जो जनता का होना चाहिए, देश जो क्रांतिकारी धारा का आंदोलन होना चाहिए, पूंजीवाद को हटाकर एक समाजवादी क्रांति की तरफ जो बढ़ना है तमाम लोगों को, तमाम वामपंथी पार्टियों को, अगर यही ध्येय होगा और इसी रास्ते का आंदोलन चलेगा तो जाहिर सी बात है आंदोलन वो ताकतवर होगा, मजबूत होगा, वामपंथी मजबूत होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीट बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, अभी आप देखिए कि नेशनल पार्टी का दर्जा भी जा रहा है पार्टी, और जहां जहां वो लोग लड़ते थे वो कांग्रेस के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप कांग्रेस के लिए कुर्बानी देकर खुद को नहीं बचा पाएंगे। आपको जनता के बीच में रहकर जनता के लिए कुर्बानी देना चाहिए था, जनता के आंदोलन में कुर्बानी देना चाहिए था, जनता आपको उठा के आगे कर। यहाँ पर ही सबसे बड़ा अंतर है कि हम किस तरह से लड़ेंगे। हम कह रहे हैं हम रेवोल्यूशनरी पाथ पर हैं और ये भी साफ बता रहे हैं तमाम वामपंथी पार्टी सीपीआई सीपीएम को कहीं ना कहीं सुधारवादी रास्ते को अपना चाहिए। यहाँ से उनको फाइट करके, उनके लोगों को फाइट करके वापस उसी वामपंथ पे आना पड़ेगा जिस वामपंथ की आज जरूरत है। लगता है वामपंथी आपसी पार्टियों के बीच में आपसी संबंधों को लेकर अपन ने काफी गहन बात कर रही है। वापस अपन चुनाव के मुद्दों पर लौटते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं इस वक्त? इंदौर के लोकसभा सीट से आप लड़ रहे हैं, सांसद के प्रत्याशी हैं। आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता को? देखिए, हम देश भर में ही जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से शराब और नशा फल फूल रहा है, चौराहों पर आपको कंपोजिट दुकानें मिलेगी, बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था मिलेगी, लेकिन इसी देश में, मतलब इसी प्रदेश में करीबन 30-35 हज़ार स्कूल्स बंद हो गए, क्लोजर मौजूद है। बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था, बैठकर पढ़ने की उत्तम व्यवस्था की चिंता नहीं होनी चाहिए सरकार। इसी शहर में कुछ दिनों पहले ही अखबार में छापा कि 61 सरकारी स्कूल्स की ज़मीन है, सरकारी विभागों की ज़मीन है, जो प्रोजेक्ट के तहत लाए गए हैं, जिसे मतलब रेसिडेंसिफिकेशन में लाया जाएगा और उनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे यहाँ स्कूल्स की ज़्यादा ज़रूरत है। आप स्कूल्स को अपग्रेड कीजिए, 8वीं तक है तो 10वीं तक कीजिए, 10वीं तक है तो 12वीं तक कीजिए, और नई बिल्डिंग्स बनाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। यही इंदौर, यहाँ पर कितने पूरे भारत से, लगभग मैं कहूँगा दूर दराज से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, कई गाँव से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इन बिल्डिंग्स का, इन जगहों का इस्तेमाल सरकारी हॉस्टल्स बनाने के लिए कर सकते हैं,
जहाँ बहुत कम नॉमिनल रेट पे स्टूडेंट्स को आप रख सकते हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, पूरे देश भर में ही महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण की और अपराधों की संख्या बढ़ी। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पढ़ा कि लड़कियों के साथ छेड़खानी अपराध के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में। हम इसके खिलाफ में आंदोलन चला रहे हैं। शराब और नशा जब तक रहेगा, ये एक ज़मीन तैयार करेगा अपराधों के लिए। स्कूल्स कॉलेजेस के साथ साथ जितने भी सरकारी उपक्रम सरकार धीरे धीरे बेच रही है, लगभग सब चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। या MSMEs की स्थिति देखी, इतने सारे MSMEs हैं जिनको बोला गया था कोविड में कि वो लोन ले सकती हैं, वो लोन लेकर मदद ले सकती है सरकार से बाद में, लेकिन लोन का मतलब कि बाद में बटाना पड़ेगा। आपको उनको जितना ताकतवर करना था, आपने उनको ताकतवर नहीं किया। वो बड़े बड़े उद्योग जो हैं, जो लगातार फले फूले, आपने उन्हीं को ही उनका ही लोन बढ़ाया। और अभी आप देखिए पूरे देश भर में कर्ज माफी में आप किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, आप जिनको ज़रूरत उनका कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास उद्योगपति वो कर्ज माफ कर चुके हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। और शहर तो सुंदर है ही, शहर तो सुंदर होना ही चाहिए, लेकिन लोगों को सुंदर बनाने की भी बात होनी चाहिए, लोगों को भी स्मार्ट बनाने की बात होनी चाहिए। वो भी हमारा। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं तो आपको किस तरह से लोग आपको प्रतिसाद दे रहे हैं? दो घटनाएं मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हम लोग प्रचार कर रहे हैं सभी जगह। एक तो हमने जो हमारी नॉमिनेशन फीस भरी, यहाँ पर नामांकन की जो फीस है सांसद के इलेक्शन की, वो 25,000 रुपये। ये नामांकन की फीस हमने बस्ती बस्ती में घर घर जाकर 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करके आम लोगों से इकट्ठा करके भरी। तो और लोगों ने हमें जो भी उनका सहयोग हो सकता था वो दिया। ये बात को समझते हुए, ये बात को स्थापित करते हुए रखते हुए कि आपका संगठन है, आपकी पार्टी है जो जनता के लिए लड़ेगा। हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस हो दोनों को इलेक्टोरल बॉन्ड से ही चलता आ रहा है। हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता का बॉन्ड है और वो हमारे साथ रहेगा, ये हमें उम्मीद है। तो वो हमें मदद भी दे रहे हैं। कार्यकर्ता जब प्रचार के लिए जा रहे हैं, घर घर से खाना हम लोग अपील कर रहे हैं। सुबह निकल जाते हैं, जिस बस्ती में जाते हैं उन्हीं घरों से अपील करते हैं कि लड़ाई आपकी और हम सबको मिलकर लड़ना है। इलेक्शन भी लड़ाई के तौर पर लड़ना है। घरों से खाना आ रहा है, कई जिनके घरों में स्थिति वहाँ बैठा रहे हैं, प्यार से खाना खिला रहा है। वहाँ पर रेस्ट करने का, विश्राम करने के लिए भी जो घर में जगह दे सकते हैं वो देते हैं। और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि जनता को जब ये समझ में आ रहा है कि हम इस इलेक्शन में किस ढंग से खड़े हुए, किस ढंग से लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जनता दोनों हाथों से हमें सहयोग कर रही है। अच्छा ये बताइए कि जब जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस लिया, उसके बाद ऐसा सुना कि आप जो बाकी निर्दलीय कैंडिडेट थे या जो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, उनके ऊपर भी दबाव बनाया गया कि वे नाम वापस ले लें और सूरत जैसी स्थिति यहाँ पर भी बन जाए। क्या आपके ऊपर भी इस तरह के दबाव आए थे कि आप नाम वापस लें? बिल्कुल दबाव आना तो स्वाभाविक ही। जब वो सूरत रिपीट कर रहे थे तो किसी भी सूरत में ये नहीं रखेंगे कि कोई भी कैंडिडेट आए। और 29 तारीख के पहले 3-4 दिन पहले से ही लगातार फोन कॉल्स और ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई। उन्होंने भी अलग अलग रिसोर्सेज से अलग अलग तरीके से पहुँचने की कोशिश की। एक बना के जो ex-MLA हैं, मेरे एक मित्र हैं जो वकील, उनके पास भी फ़ोन आया कि इंदौर की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो बात करना चाहते हैं और इसमें सबकी बधाई है। उन लोगों ने उसको नकारा। फिर इसमें कोई अलग अलग तरीके से जो जानते थे उनके थ्रू भी फ़ोन आया कि बात करना ज़रूरी है और बात की जाए। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था विड्रॉल की डेट 29 तारीख, हमें समझ में आ रहा था बीजेपी एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रही है। और जब 29 तारीख को 11 बजे ये समझ में आया कि कांग्रेस के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, तो बीजेपी के जो लोकल काउंसलर्स हैं, पार्षद, हमारे 3 प्रस्तावक, हम लोगों को 10 प्रस्तावक भर के देने पड़े। 3 प्रस्तावकों के घर पे गए, उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा और साहब आप कलेक्ट्रेट चलिए। कलेक्ट्रेट चलने से ही काम हो जाएगा और इसके अलावा इसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। कलेक्ट्रेट जाकर हो सकता था वो जो प्रस्तावक थे किसी एक ऐसे साइन पूरे कागज़ पर साइन या किसी चीज़ पे साइन करते जिस पे उनकी जो प्रस्तावित थी वो वापस ले सकते थे, जिससे कैंसिल हो जाए या नाम वापसी भी हो सकती। उन्होंने हथकंडे अपनाए, सभी तरह से डराया धमकाया, लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी कि हमारी जिन्होंने पार्टी बनाई, कॉमरेड सिद्धार्थ घोष,
वो अनुशीलन समिति के मेंबर थे और बाद में आज़ादी आंदोलन के बाद 1947 में 7 लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई और अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत के आधार पर ही पार्टी आज पूरे देश भर में काम कर रही है। उस चिंतन की ही ताकत थी कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी प्रस्ताव अपने स्टैंड से डिगा नहीं, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है। और जो जनता ने हम पर भरोसा दिखाया था, मैंने पहले ही बताया कि उनका एक रुपया इकट्ठा करके हमने नॉमिनेशन बनाया। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि उनके भरोसे पर हम खड़ा उतरे, और ये हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, प्रस्तावकों ने, सबने मिलकर ये बताया कि हम मैदान में खड़े हैं और जनता के भरोसे के साथ खड़े हैं और उसको डिगा नहीं सकते। मेरा कहने का एक अगला सवाल ये है कि एक तरफ आप बोलते हैं कि हम वामपंथी एकता की बात करते हैं, मैं इसका दायरा और बढ़ाते हुए मतलब एक बात करूँगा कि जैसे जो इंदौर में जो एक स्थिति उत्पन्न हुई, बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति, एक कैंडिडेट पूरा का पूरा चला गया, वन इलेक्शन वन कैंडिडेट जैसे हालात पैदा हो गए, क्योंकि आप नहीं कभी वो कहना ठीक नहीं रहता। तो क्या आपकी पार्टी ने ये भी कर सकती थी कि वो इंडिया गठबंधन से सपोर्ट मांग सकती थी, ताकि आपके जैसे एक अच्छे विचार वाला जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के सांसद पद के प्रत्याशी को एक चुनौती दे सके? इस दिशा में क्या आपकी पार्टी ने कोई प्रयास नहीं किए, या इस पर आपका क्या सोच था? आप लोगों ने कांग्रेस से आपकी पार्टी को सपोर्ट या आपके कैंडिडेट के लिए समर्थन क्यों नहीं मांगा? मैंने जिससे पहले ही बताया कि हमारा स्टैंड शुरू से बहुत स्पष्ट रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में हम कोई अंतर नहीं समझते, और दोनों ब्लॉक्स जो हैं, एनडी और एनडीए, दोनों ब्लॉक्स ही उनको ही रिप्रेजेंट करते थे। जाहिर सी बात की, जब हम किसके साथ नहीं गए तो हम दोनों उसके साथ एक समान दूरी बनाकर रखे हुए, आज भी रखे हुए हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि उनके समर्थन से, मतलब उनका समर्थन जनता का समर्थन, इसलिए हमने अपील की, हमने हमारी तरफ से भी अपील की, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, शहर की जो प्रोग्रेसिव लोग और शहर की जो जनता है, हम उनके ऊपर ही पूरी तरह से आश्रित रहे। और हमारा भरोसा भी है, हमने जिस तरह से उनसे अपील की है कि जो भी हमारे स्टैंड के साथ में इगर करते हैं, जो भी स्टैंड के साथ में हमारी सहमति रखाते हैं कि हमने कुछ तो कारणों से इनके साथ हम नहीं गए, हमारे ये कारण है, जिन कारणों के साथ और हमारे सिद्धांत के साथ जो हमारे साथ आना चाहता है, हम उसका स्वागत करेंगे। और जाहिर सी बात है, जनता को हमने इसी बात पर ही अपील की, जो भी हमारे स्टैंड के साथ में हैं और जिस मांग को लेकर हम आंदोलन चला रहे हैं, जिस मांग को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन तमाम लोग जो इस स्टैंड के साथ सहमत हैं, वो अगर समर्थन देते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, नोटा को कांग्रेस ने, यहाँ की जो लोकल कांग्रेस है, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम भाई नोटा को सपोर्ट करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? नोटा कितना राजनीतिक रूप से, नोटा का समर्थन कितना व्यवहारिक है, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो नोटा है वो कितना, उसका क्या महत्व रखता है? क्योंकि जो मेरी जानकारी वो ये है कि अगर नोटा को अगर सांसद पद के प्रत्याशी जो लालवानी, उनसे ज़्यादा भी अगर मत मिल जाए तो जीत तो लालवानी की ही होगी, है ना? ऐसी स्थिति में आपका नोटा को लेकर आपका क्या मतलब, ये जो पार्टी ने स्टैंड लिया है कि मैं नोटा को सपोर्ट देंगे, इंदौर की जनता नोटा के साथ है, इसको लेकर आपका क्या? बहुत अच्छा होगा कि उनका भी इसमें मत पूछें, जिससे आपने पहले भी रखा कि कांग्रेस ने भी न्याय यात्रा निकाली देश में, डेमोक्रेसी को बचाने, लोकतंत्र को बचाने। क्या उस कांग्रेस के प्रत्याशी के जाने से या उस प्रत्याशी के नाम वापस लेने से डेमोक्रेसी खत्म हो गई? हाँ, ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो किया वो नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ ही ये हुआ। कांग्रेस को अपने प्रत्याशी पर, मतलब जिस दिन से प्रत्याशी का चुनाव हुआ, जिस तरह से चीज़ें हुई, वो कांग्रेस जाने, लेकिन उनके जाने के बाद ये कांग्रेस कैसे तय कर सकती है कि कोई प्रत्याशी इस लायक नहीं है कि जनता उसको वोट नहीं दे सकती? आप जनता के वोट के अधिकार को अपनी बखूबी क्यों मान रहे हैं? ये तो सवाल कांग्रेस को खुद से करना चाहिए। क्या आप जनता को ये सलाह दे सकते हैं कि आप नोटा पे जा सकते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे कि इंदौर की जनता नोटा दबाएगी? यहाँ पर आप किस डेमोक्रेसी की वकालत कर रहे हैं? आपका कैंडिडेट नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, और आपके कैंडिडेट के साथ ही डेमोक्रेसी होगी। असलियत क्या थी, मतलब अच्छा क्या होता है कि कांग्रेस इस बात से स्पष्ट कर सकती थी कि हमारा कैंडिडेट नहीं है, ये जनता तय करे किसको वोट देगी, क्योंकि बाकी लोग कैंडिडेट हैं। हम ये नहीं कहते हमारा समर्थन करें,
हम तो ये बिल्कुल भी नहीं कहा, लेकिन आप और लोगों से तो बोल सकते थे कि आप जिसको भी बेहतर सुन सकते हैं, जिसको भी बेहतर मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, आप कम से कम उसको वोट दीजिए। आपने किस आधार पर बोल दिया नोटा अच्छा, और आप लोगों की भावना के साथ इस तरह से खिलवाड़ कर जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आप ही तय करके बता देंगे। इतनी निचले दर्जे की डेमोक्रेसी का जब कंसेप्ट आएगा, इतनी ये जो समझदारी होगी, इसे तो लोग समझ रहे हैं, लोग भी कंडेम कर रहे हैं, लोग भी आलोचना कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों तय कर रही है कि हम नोटा दबाएंगे। कांग्रेस को तो ये कहना चाहिए था कि बीजेपी के खिलाफ जिसको वोट कर सकते हैं कीजिए। और आपकी बात में आपने साफ किया, अगर नोटा के बाद जो भी कैंडिडेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली जीता घोषित किया जाएगा, तो इनडायरेक्टली तो आप ये कह नहीं पा रहे होंगे कि बीजेपी को वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये बोल रहे हैं कि नोटा को दीजिए, इसका मतलब है आप छुपे रूप में चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए, भले ही और कोई ना जीते, कोई तीसरी संगठन, तीसरी पार्टी, तीसरा व्यक्ति सामने खड़ा ना हो दे इंदौर की जनता के सामने। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। इसी तरह की एक बात यहाँ की जो पूर्व सांसद है, 9 बार सांसद रही, सुमित्रा महाजन ने भी कही कि उनके पास इस तरह के फोन आ रहे हैं कि लोग उनसे ये कह रहे हैं कि हम नोटा को सपोर्ट करना चाहते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? जो लोग उनका राय ले सकते हैं उनको लेना चाहिए, और ये उनकी राय है, वो जिसकी भी राय देना चाहें वो दे सकती है। अगर सुमित्रा महाजन बीजेपी की यहाँ पे 9 बार की सांसद रही तो जाहिर सी बात है कोई नोटा के लिए बोलेगा तो ये सुमित्रा महाजन जी से ही पूछना चाहिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता होने के नाते वो सब नोटा का बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अगर वो चाहता है, अगर उसको लगता है कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया, पहली बात तो बीजेपी छोड़नी चाहिए। तो दूसरी बात उसको खुद को ये समझना चाहिए कि जिनने गलत किया है उसके खिलाफ में जो लड़ रहे हैं उनमें से कौन बेहतर। हम तो ये कहेंगे आप और थोड़े से आंखों को खोलिए। अगर आप इस हद तक भी सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ये सलाह सुमित्रा महाजन जी से ले रहा है कि नोटा दबाएं कि नहीं दबाएं, तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी और आंखें खोल के आसपास देखिए, आपको वो कैंडिडेट मिलेगा जो नोटा से बेहतर है। नोटा अभी विकल्प नहीं। ठीक है अजीत सिंह जी, काफ़ी आपके साथ वार्तालाप हुआ। आप अपने ये एक सवाल अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ और अगर कहना चाहते हैं इंदौर की जनता के लिए, क्योंकि एकमात्र मुझे लगता है आप एक दमदार प्रत्याशी, बाकी और भी हैं, लेकिन एक विचार के साथ, कुछ मुद्दों के साथ, जिसकी आजकल हम देखते हैं कि राजनीति में बहुत कमी है, वो आप दिखाई दे रहे हैं और डटे हुए मैदान में। आप इंदौर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इंदौर की जनता से यही अपील करूँगा कि ये जो स्थिति है देश के लोकतंत्र की, और ख़ासतौर पे जो गरीब जनता है, आम जनता है, उसका जिस तरह से निर्मम शोषण हो रहा है, बढ़ रहा है, ये मौका है लोगों के पास में ये बताने का कि हम इस शोषण के खिलाफ हैं। हम भी यही अपील करेंगे कि इस शोषण के